रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिता सैफी। नाज़रीन, साल 2025 गुजर गया इस उम्मीद के साथ कि हालात बेहतर होंगे, कौम को वो सब मिलेगा जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी जिद्दोजहद कायद ने की थी। सवाल ये है कि क्या गुज़िश्ता साल भी सियासी कश्मकश में जो गुजर गया या फिर मौजूदा हुकूमत ने कुछ बेहतर पॉलिसियां बनाई। साल ख़त्म हो गया मगर कई सवालात अपने साथ छोड़ गया। क्या साल 2025 वाकई पाकिस्तानी सियासत के लिए एक इंतहाई पेचीदा और मुतनाज़ दौर रहा? क्या हमने इतने बड़े सियासी झटकों और तनाज़ात का सामना किया कि उसने अवामी एतमाद को मज़ीद मुतज़लज़ल कर दिया? क्या एक बार फिर जमहूरियत और ताकत के दरमियान कश्मकश ने आम शहरी के मसाइल को पीछे धकेल दिया? जब हम पीटीआई की सियासत को देखते हैं तो सवाल है कि क्या ये जमात अपनी रिवायती सियासी किरदार में कामयाब रही? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीकों, एहतजाजों और जो पार्टी क़यादत के कानूनी चैलेंजेस हैं उनका मौसर जवाब दिया वो, या फिर आप अपने खुद बहरान का शिकार हो गई? और हुकूमत वक्त क्या इस वक्त की कारकर्दगी आवाम की उम्मीदों पर पूरी उतर सकी? क्या कोई वाज़ेह रिलीफ पैकेजेस, माशी और सिक्योरिटी पॉलिसियाँ वजूद में आई जो आवाम तक पहुँच सकें? क्या हुकूमत ने सिर्फ सख्त मौक़िफ़ और इक़दामात अपनाए या अवामी खदमात में भी कोई हकीकी बेहतरी लेकर आए? अब हम दाखिल हो चुके हैं 2026 में और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रवां साल मुल्क के लिए कैसा होने वाला है। क्या 2026 हम एक नया सियासी मंजरनामा देखने को हमें मिलेगा? क्या सियासी जमातें अपने प्लेटफॉर्म्स को बेहतर करेंगी? क्या हुकूमती पॉलिसियाँ आवाम पर मज़बूत असर डालेंगी या नए चैलेंजेस सामने आएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभर पाएगी सियासी जमहूरी पार्टी होते हुए? और क्या हुकूमत वक्त अपने वादों को अमली जामा पहना कर आवाम का एतमाद बहाल कर पाएगी? इन्हीं सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले आज मौजूद है हमारे पैनल में, तकरीबन हमारे साथ आज सारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार होंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं जो साल गुजर गया उस एतबार से भी और आने वाले साल में क्या देख रहे हैं। एजाज़ सैयद है सबसे पहले मेरे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं जी, उनकी तरफ जाऊँगी और उनसे बात करूँगी। एजाज़ सैयद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम इन प्रोग्राम। कैसे देखते हैं आप जो साल गुजर गया उसमें सियासी मंजरनामे को, और आइंदा आने वाला जो साल है उस पर क्या आप फोर्सी कर रहे हैं? रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। रिदा, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं वो तो दफन हो चुके हैं। पाकिस्तान में नजरिए की सियासत दफन हो चुकी है। सियासी जमातें मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन ना तो मुल्क में सियासत है और ना ही मुल्क में जमहूरियत है। तो ये जो साल गुजरा है 2025 का, मैं तो इसे कोई अच्छा काउंट नहीं करूंगा। जो कि 27वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई है और 27वीं आईनी तरमीम से पहले 26वीं आईनी तरमीम ने जो नताइज हमें दिए हैं, फिर पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर आप देखें तो 24 में जो इलेक्शंस हुए थे, जिस तरह की पार्लियामेंट आई थी, 2025 में उस पार्लियामेंट ने क्या किया है ये मेरे और आपके सामने है। एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट मौजूद है इस मुल्क में। एक हाइब्रिड निज़ाम तो इस मुल्क के वजीर वो खुद तस्लीम करते हैं कि मुल्क हाइब्रिड निज़ाम है, बल्कि अब तो हाइब्रिड निज़ाम से भी आगे अथॉरिटेरियन सिस्टम इस मुल्क में आ चुका हुआ है। तो आप सियासत की बात तो आप तब करें मुल्क में सियासत हो। हाँ, ये नज़र आते हैं आपको, कुछ लोग तकरीरें करते हुए नज़र आते हैं जो हुकूमत का हिस्सा है और वो बताते हैं कि हम अपोजिशन में हैं। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो सदर भी हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वही बनना चाहते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो और उनकी जमात ज़ाहिर है वो सरकार में है। तो जो पीटीआई है उनके लीडर वो जेल में हैं और उनकी जो बाहर मौजूद पार्टी है वो सारी एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई है, और जो अंदर बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं, इनको निकाल दें। तो इस मुल्क में अब दौड़ लग गई है सियासी जमातों की एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने में, या आप यूं कह लीजिए कि एस्टैब्लिशमेंट को खुश करके इक़्तिदार में आने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासत में 2025 में कुछ सियासत हुई है पाकिस्तान की रियासत में। हाँ, दौड़ जरूर लगी रही है, एक्टिविटी जरूर होती रही है, लेकिन वो एक्टिविटी एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के गिर्द घूमती रही। राइट, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने में लगी रही है, आपने बड़ी बात कर दी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसी तरह से चलेगा मामला? इसी बात से मुझे अब याद आया, अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से जो प्रोग्राम था उनकी शहादत वाले दिन, तो हमने उस पर भी देखा कि
اسٹیج پہ جو تقریریں ہو رہی تھیں وہاں سے لیڈرشپ کی, تو اس میں بھی یہ تنقید آئی سامنے کہ جی ان کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور باتیں کہیں اور جا رہی ہیں. تو وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا, خاص طور پہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے بھی جو تقریر کری اور کو چیئرمین نے بھی جو تقریر کی, اس کو لوگوں نے بہت پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی ویئر از بے نظیر, اس سارے معاملے میں وہ کہیں نظر نہیں آئی. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیا؟ دیکھیے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں سرل المیڈا نے بڑی خوبصورت ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بینظیر had two legacies. One was corruption and the other was fighting with the boys. Only one carried forward. تو it tells all. میرے خیال میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کے طور پہ ابھری ہے. پیپلز پارٹی کا ایک بیک گراؤنڈ تھا جو کہ ایک لک دیتا تھا, کم از کم ایک امپریشن ضرور دیتا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, مزاحمت کرتے ہیں اور جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, ڈیموکریٹک جو ایتھکس ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں, لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں. تو وہ ساری تو ایک طرف ہو گئی ہیں. میں جو آپ کو بات کہہ رہا تھا وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ اب تو ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کو خوشی کر رہا ہے, باقی جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں, لوگوں کے اوپر یا اپنے کام کے اوپر توجہ کوئی بھی نہیں دے رہا. اچھا, آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے خبریں نکال کے لے کر آتے ہیں ساری, سوال ایک بہت امپورٹنٹ میں پوچھنے جا رہی ہوں. بہت ساری ترامیم ہوئی اس پورے سال میں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, یہ وہ فلاں بل, یہ بل, کیا کوئی عوام سے جڑے مسائل جو ہیں یا جو پرابلمز ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کے اوپر کوئی اچھی کوئی لیجسلیشن ہوئی اس دفعہ پورے سال میں؟ آپ نے دیکھا بڑی اچھی لیجسلیشن ہوئی جی. اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان میں جو کمیشن بنا ہے میرے خیال میں بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس اعتبار سے. ویسے تو مایوسیاں ہم پھیلاتے رہتے ہیں, وہ ہیں بھی, یہ نہیں کہ ہے نہیں تو ہم پھیلا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ اچھا سال رہا بہت سارے حوالوں سے. لیکن سب سے اچھی بات یہ رہی کہ ایک کمیشن قائم کیا گیا جو انہی کے اوپر مشتمل ہوگا, جو ان کے مسائل کو سنے گا اور اس کے حوالے سے اپنی ان پٹ دے گا. یہ بہت اچھی لیجسلیشن ہوئی. اسی سال میں ہم نے دیکھا کہ بعض جماعتوں کے اوپر پابندی بھی لگی. تو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, لیکن اوور آل مایوس کن صورتحال ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کے اعتبار سے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سال میں, جو گزشتہ سال ہے 2025 اس میں نہیں ہوئی. کمپیریزن کریں اگر اعجاز سید صاحب, پاکستان جب سے بنا ہے اور اس کے بعد سے جب سے پہلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے تب سے لے کے آج تک کی اگر کریں, تو آپ کو یہ کیسا, اس حکومت کا یہ ٹینیور کیسا لگ رہا ہے اب تک, اور یہ سال کیسا لگا ڈیموکریسی کیا؟ دیکھیے اگر آپ کمپیریزن کریں نا جمہوریت کا ابھی کے ادوار سے, تو فرینکلی اسپیکنگ جمہوریت بہت سارے رائٹس کا مشترکہ اظہار ہوتی ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے. تو مجھے تو جمہوریت ابھی جنرل مشرف کے دور میں جو تھی اس سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی ہے. پیپلز پارٹی جب آئی انہوں نے شروع میں 2008 میں بڑی اچھی چیزیں انٹروڈیوس کروائی تھی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کو یاد ہو جنرل کیانی نے کہا تھا کہ ہم واپس جائیں گے, وہ واپس بھی گئے. پھر وہ الگ بات ہے کہ 2011 میں اسامہ بن لادن جب آئے تو پھر اس وقت کی گورنمنٹ کا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہو گیا تھا. لیکن جو جمہوریت کی ریورس شروع ہوئی نا سال 2014 میں, عمران خان صاحب نے جو احتجاجی جلوس کیے تھے اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر, وہ جو ریورسل لگا ہے نا وہ ابھی تک پیچھے ہی جا رہا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھا. 2018 میں اپنی گورنمنٹ آ گئی, اسٹیبلشمنٹ نے بنوا دی, پھر جو نکلا وہ میں نے اور آپ نے دیکھا, اور پھر 2024 میں 2018 کے الیکشن جس طرح سے ہوئے وہ میں نے اور آپ نے دیکھے, پھر 2024 کے الیکشن جیسے ہوئے وہ میں نے اور آپ نے ایسے دیکھے کہ کبھی نہیں دیکھے. اور پھر جس طرح کی پارلیمنٹ اس وقت تھی اور جس طرح کی پارلیمنٹ ابھی ہے, تو کیا آپ بات کرتی ہیں؟ میرے خیال میں پیچھے گئے ہیں ہم, آگے نہیں بڑھے. پیچھے گئے آگے نہیں گئے. فریہ ادریس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. فریہ صاحبہ تھینک یو اینڈ ویلکم فار دی پروگرام. کیسا دیکھا آپ نے یہ جو سال گزرا ہے ڈیموکریسی وائز؟ اگر دیکھیں حکومت کیسی تھی, مضبوط لگی, مجبور لگی, کمزور لگی, اور سیاسی جماعتوں کا کردار کیسے دیکھا آپ نے؟ جی فریہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ کیا جی 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 آواز چلی گئی ہے واپس فریہ صاحبہ کی آ کے.
अच्छा, there is some technical glitch. We're trying to connect her again. उनके अंदर ही इलेक्शन नहीं होते। जी, अब आवाज आ रही है, फिर आपकी आवाज आ रही है जी। जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है जी। जी रिजा, मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत बनी नहीं है, और अगर जमहूरियत बनी है तो एट बेस्ट वो एक पीपल्स जमहूरियत है, यानी आज़ाद जमहूरियत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पलटने का मौका ही नहीं मिला है। अगर उनको पलटने का मौका मिलता है तो उनके अंदर जो डिक्टेटरशिप है वो अक्सर जर्मनी डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा खतरनाक है। ये पाकिस्तान का इतना बड़ा यह है कि जब भी डिक्टेटर पाकिस्तान में हुकूमत में आए हैं उन्होंने लोकल बॉडीज को मजबूत किया है, लेकिन जब भी सोकर जमहूरी सूरत में पाकिस्तान की ताकत संभाली है उन्होंने इस ताकत को आगे बांटा ही नहीं है। वो उसके लिए तैयार ही नहीं होते, वो लोकल बॉडी कराना ही नहीं चाहते। अगर कराते हैं तो नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे कराने का फैसला कर लेते हैं। आप देखें सुप्रीम कोर्ट का अगर एक्शन ना होता तो मुझसे कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो लोकल बॉडी करवा दे। हमने 18वीं तरीन में बड़ी बात की थी, 18वीं तरीन में बहुत सारी अच्छी बातों के साथ एक खौफनाक नतीजा ये निकला कि एक पावर बेस के बजाय आपने 5 तख्त बना दिए। हर जगह का पावर सेंटर जो है वो इसलिए बनाया था कि आपने पावर को डिजॉल्व करना था, आगे लेके जाना था। जब आपने पावर की रेवोल्यूशन ही नहीं थी, लोकल बॉडी तक आपने लेकर ही नहीं गए पावर को, तो खाली सूबों में बादशाह बनकर बैठने से आपको क्या फायदा हुआ? इसीलिए मजबूत सूबों की बात होती है, इसीलिए छोटे पावर सेक्टर की बात होती है। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन ना कराएं, आपको 2013, 2018, 2024 के इलेक्शन में होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो इलेक्शन हुआ तो था। पॉलिटिकल पार्टी में कौन से इलेक्शन होते हैं? किस तरीके से होती है? डायनेस्टी उनको रूल करती है, डायनेस्टी में उनकी सच्चाई को उनको रूल करता है। जिस मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं, हम उसके कमजोर और मजबूत होने के ऊपर क्या डिबेट करें? आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर एवोल्यूशन नहीं होती लोकल तक। तो अब ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त के, और माजी से भी हम उठा के देखें जब जब जमहूरी हुकूमतें आई हैं उसको, और अगर अभी के वक्त को कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं कौन सा एरा आपको लगता है कि जी बेहतर है, और आज हम कहाँ खड़े हैं जमहूरियत के उस पर, और आगे क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम कुछ बेहतर होंगे या फिर यही चलता रहेगा पाकिस्तान में? तो देखिए, एक वक्त ऐसा आया था पाकिस्तान में जब ये नैरेटिव बहुत ज्यादा फैलाया गया था कि पाकिस्तान ज्यादा पाकिस्तान को दोबारा आप नया पाकिस्तान बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो एक आप कहें मेड अप नैरेटिव था, ऐसा नहीं था। पाकिस्तान वॉज नहीं फॉरवर्ड, लेकिन आपने एक नैरेटिव ऐसा बनाया था जिसकी वजह से आपकी पूरी जनरेशन है जो उस नैरेटिव की गुलाम बन चुकी है। पाकिस्तान तो आप ऐसे नहीं कह सकते जब पाकिस्तान पीछे पीछे जा रहा है। पाकिस्तान का वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कहनी थी, मारकर हद के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जिस सिस्टम की क्लैरिटी आई है, आप देखिए एक के बाद एक रिपोर्ट आती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है जो बता रही है आपको फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान मारकर हद के बाद कितनी अहम पोजीशन पर खड़ा है। चाइना आपके साथ है, अमेरिका आपके साथ है, दूसरे ममालिक आपकी तरफ देख रहे हैं। मीडिएटर का रोल आप अदा सकते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, पाकिस्तान को देखा जाता है। यह इकॉनमी के इश्यूज हैं, इकॉनमी के इंडिकेटर्स आपने ठीक करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब कुछ पीछे जा रहा है। जमहूरियत की जो डिबेट है वो में इंडिकेशन होती है तो ठीक है, लेकिन आपकी सिविल सोसाइटी कितनी वाइब्रेंट है, आपका मीडिया कितना आजाद है, आपके अंदर आजादी सहाफत है वो किस तरह कनेक्ट हुई है। इन मामलात में आप देखें आपको बहुत सारे हालात में डिटीरियरेशन भी नजर आ रही है, और ये एक डिसीजन लम्हा किया है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा प्रिया, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि जब ये सारा सिनेरियो जहाँ बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, कहीं ब्रीथिंग स्पेस नज़र आ रहा है मुज़ाकरात के लिए भी अपोजिशन और हुकूमत के माबैन, जहाँ पे स्टक हुई हैं चीज़ें? लेकिन मुज़ाकरात की बात हुई है साल के आखिर में, मैं समझती हूँ कोई साइन बात है, लेकिन इस कदर डेफिसिट है कि मुज़ाकरात आगे होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि हुकूमत की बात करें कि हुकूमत का जब आगाज हुआ था हुकूमत एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में नहीं थी, उसमें मैंडेट की जो रिस्पेक्ट थी वो नहीं थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक सिविल मिनिस्ट्री का इसका बेहतरीन हमने जो वर्किंग रिलेशनशिप देखा है, जैसा भी है वो हाइब्रिड सिस्टम अब जम चुका है, और मुझे नहीं लगता कि अभी दूर दूर तक खत्म होने के चांसेस हैं। और जबकि एक मजबूत पोजिशन में गवर्नमेंट आ गई है तो मुझे लगता नहीं है कि उनके अंदर जरा सी भी होगी कि
ऑपोजिशन से बात करें और अपने पैरों पे पूरी कुल्हाड़ी मारे, तो वैसे ये हल्की फुल्की महसूसी चल रही है, लेकिन आई डोंट सी कि कोई प्रॉपर डायलॉग होने जा रहा है जैसे कि पाकिस्तान में चीजें निकलने आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी, मुज़ाकरात आपको नहीं लगता कि होंगे और वो, अच्छा दूसरा मुझे ये भी बताएं कि खारिजा महाज पर आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान को, कैसा रहा? हमने जंग जीती अपने से 5 गुना बड़े माशी दुश्मन से, और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हालात हैं, जो भी इस वक्त खत्ते में आप देख रही हैं, हाउ डू यू परसीव दैट? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो हमें बड़ी क्लैरिटी से अमेरिकन थिंक टैंक से बता रहे हैं कि उनके पहले दौर हुकूमत के मुकाबले में इस दौर हुकूमत में फुल उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, और उसकी वजह यह है कि 10 मई 11 मई को पाकिस्तान की ऐसे किस्म की कामयाबी पाकिस्तान को दिलाई है, उसके बाद पूरी दुनिया ही पाकिस्तान को बहुत तंजीब से देगी, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं। एक तो पाकिस्तान की ब्रिटिश अफवाज की जो कीमत है या उनकी जो वैल्यू है वो दुनिया पे आया हुई है। दूसरी तरफ आपको ये भी नजर आया है कि भारत का जो झूठा प्रोपेगेंडा, वहाँ पे हिंदुत्व का जो एक भारी पर्दा था वो भी प्राप्त हुआ है। आज आपको इंटरनेशनल अखबार बता रहे हैं कि वो कौन से रिसर्च जहाज करारे के नंबर है जो कि तबाह हो चुके हैं, जबकि भारत झूठ दे रहा है। भारत का झूठ अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके साथ साथ आप देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला हुए हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी जरा से भी भाईचारगी भी नजर नहीं आई है, तो इससे वहां पर भी क्लैरिटी ऑफ थॉट दी गई है। जो स्वागत है वो किसी भी तरफ से आएगा, किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से भी आएगा, तो उसको जरूर रिटेलिएट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के आने के बाद पाकिस्तान के हवाले से जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो अब फिर से नजर आ रहा है। इंटरनेशनली सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, आईडियल मामला आपको यूएई के साथ नजर आते हैं, दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ नजर आते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी पे भी मस्ट गिव क्रेडिट टू द फॉरेन ऑफिस दे डन गुड जॉब। ठीक हो गया है, नजर आ रही हैं चीज़ें। फरिया इदरीस साहब और एजाज सईद हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं नाजरीन, कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजाज सैयद से, और फरिया इदरीस हमारे साथ थी, और मैंने कहा ना आज के प्रोग्राम में हमारे पास सारे सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं जो कि गहरी नज़र रखते हैं मुल्क की सियासी मंजरनामे पर, और उनको बेहतर पता है कि पिछला साल कैसा गुजरा और आइंदा आने वाला साल भी कैसा लग रहा है। अब मेरे साथ मौजूद होंगे पैनल में जी मसूद रज़ा हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मंसूर आज़म काजी हैं जो कि सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। मसूद रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगी। मसूद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। मसूद, कैसे देखा आपने ये पूरा साल सियासी मंजरनामा के ऊपर, अगर हम नज़र दौड़ाएं पिछला जो एक साल गुजरा है और आइंदा आने वाला साल जो है वो भी आपको कैसा लग रहा है, स्पेशली जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक सेटअप की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, आप कितने मुतमईन रहे? बहुत शुक्रिया रिदा आपका। आज बिल्कुल ये बात सोचनी चाहिए कि पिछला साल जो गुजरा क्या वही दोबारा होते हुए देखेंगे आगे भी। तो जहां तक जमहूरियत की बात है, तो जमहूरियत में तो बड़ी बात हो सकती है कि मुल्क में किस तरह की जमहूरियत है, और इसमें बेहतरी हम क्या ऐवान में बैठे लोग खुद इस पर बात करते हैं कि कोई मिसाली जमहूरियत हमारे यहाँ नहीं है। कैसा गुजरा ये साल? जो साल गुजरा मैं समझता हूँ कि नॉन इश्यूज के पीछे गुजरा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपोजिशन को राम करे, उनके साथ बैठे, उनको मनाए, और अपोजिशन भी जाहिर सी बात है वो मुश्किलात उनको निकलना है उन मुश्किलात से, तो वो हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई संजीदा कोशिश हुई है। अभी भी बात की जा रही है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन माहौल बनता नजर नहीं आ रहा, कोई CBMs होते नजर नहीं आ रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संजीदगी है। हुआ क्या? हुआ ये कि चीनी का स्कैंडल आया, गंदम का स्कैंडल आया, टैक्स अहदाफ हम हासिल नहीं कर पाए, हमने कहा कि जी हम ज़र मुबादला के ज़खायर जो हमने तारीखी कर लिए, और हम ये नहीं बता रहे कि ज़र मुबादला के ज़खायर में हमारे पास ज्यादातर हिस्सा जो है खाली 2-2.5 अरब डॉलर हमारे ही, बाकी सारा पैसा जो है वो कर्ज का पैसा है। तो ये हालात हमने उस वक्त देखे। अगर ये साल भी ऐसे ही रहता है कि हम जो है वो सियासी मामलात जो हैं उनको सामने रखकर बयानिया बनाकर नॉन इश्यूज पर
सियासत करते चले जाएं और असल इशूज करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, तालीम, सेहत, इन पर तवज्जो ना दें, हम अमन अमान पर इन मामला पर तवज्जो ना दें, तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो संजीदगी अब देखनी होगी हुकूमत की। तो अपोजिशन बड़ी हद तक दब चुकी है, आपके इंटरनेशनली आपके मामला बड़े अच्छे हैं, अब हुकूमत को परफॉर्म करना होगा और जो माफियाज पिछले साल लूट चुके हैं उनका एहतसाब करके दिखाना होगा हुकूमत को, अगर संजीदा है हुकूमत को। राइट, ओके मंसूर आपकी तरफ आती हूँ। मंसूर आपको आवाज आ रही है? मंसूर आपको आवाज आ रही है? मुझे मंसूर की बहुत हल्की आवाज आ रही है। मंसूर की अगर आवाज बढ़ा दें प्लीज। मंसूर आप कुछ बोलिएगा प्लीज। जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अब बेहतर आ रही है। जी जी मंसूर, आप कैसे देखते हैं ये साल कैसा गुजरा, सियासी मंजरनामे पे नजर दौड़ाएं और आइंदा आने वाला साल भी आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फोरसी कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। इसमें दो तीन चीजें जी बड़ी अहम है जी। एक तो पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर हमने जमहूरियत को पनपते हुए नहीं देखा, जबकि हमने जमहूरियत को मजीद डाउन द ड्रेन जाते देखा। हमने देखा कि जमहूरियत जो अवाम की बात यहाँ पर होनी थी वहां पर सिर्फ जातियात की बात हुई, लोगों की बात यहाँ होनी थी वहां खानदानों की बात हुई, सूबों की और वफाक की जहां पर बात होनी थी वहां पर सिर्फ मेरी और मेरी अना की बात हुई। सो जमहूरियत की अगर हम बात करें कि जमहूरियत क्या पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर ग्रोथ आया या जमहूरियत की किसी ने वैल्यू की, तो द आंसर इज नो। नंबर 2, हम लोगों ने देखा कि एक मजबूत माशरा बनना था जिसमें लोगों के इश्यूज एड्रेस होने थे। हम लोग इकोनॉमी की बात करें, हम अदरवाइज बात करें, आप ये एक SIFC वाले को छोड़ दें जिसके अंदर फील्ड मार्शल का जो किरदार है उसको जरा अगर आप माइनस कर लें तो आपको अंदाजा होगा कि पूरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहे। हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर ये जो गिमिक्स खेली जाती हैं पूरी इस नंबर गेम के, उस सारे के अंदर एट द एंड ऑफ द डे एक आम आदमी ने मजीद सफर किया है। 2025 के अंदर लोग ज्यादा मुल्क से गए हैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बिकॉज लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रही पाकिस्तान के अंदर काम करने की। हमने देखा टैक्स नेट की जहां हम बात करते हैं तो टैक्स नेट नहीं बढ़ा, लेकिन वही लोग जो आज से 5 साल पहले टैक्स देते थे उनकी टैक्स ब्रैकेट्स बढ़ाई गई। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर गरीब को मजीद पिसा, मजीद उसने तकलीफ सही, और एक मीडियोकर फैमिली जिनकी हम मिडिल क्लास की बात करते हैं उनकी जिंदगी बेहतर नहीं हुई। हमने देखा कि टैक्स नेट बढ़ते गए और लोग की जो इस्तात है चीजों को एड्रेस करने की वो कम होती रही है। और इस जमहूरियत के अंदर हमारे हुक्मरान ये कह रहे हैं कि 2025 बहुत कामयाब रहा और 2026 इससे भी बेहतर होगा। आप सिर्फ अगर देख लें कि पाकिस्तान के अंदर आज जब आप और मैं हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो 140 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से उनकी वेनिंग कंपनीज जो उनकी फैक्ट्रीज थी वो भी बंद हो चुकी हैं। और कपास को भी इसमें किस हद तक, ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जहां पर 70% जो आपका रेवेन्यू है वो आपकी जमीन से आता है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता था। लेकिन मैं फिर वही एक बात कहूंगा कि आप फील्ड मार्शल की इसके अंदर किरदार को अगर निकाल दें और जमहूरियत के किरदार को देख लें तो ये पूरे जमहूरी निजाम के अंदर आपको कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नजर नहीं आएगी, मातवाई इसलिए कि मेरा सूबा, मेरा शहर और मेरा खानदान। इसके अलावा हमने 2025 में बदकिस्मती से आम आदमी के लिए भी कुछ होते नहीं देखा। हाँ, शुरफा के लिए, उमरा के लिए हमने घर भी देखे, उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी देखी, उनके लिए तमाम खजानों के मुंह भी खुलते देखे, लेकिन नहीं देखा अगर मैंने कुछ तो इस आम आदमी की जिंदगी को बेहतर होते नहीं देखा। और बात फिर वही हो गई कि 2026 कैसा होगा। दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क की हिफाजत करे और इस मुल्क में उन लोगों के ऐसे लोग आए जिनके अंदर दर्द हो मुल्क को देखने का, मासवाए अपनी जात से बाहर निकल के भी कुछ करने का। बहुत अच्छी बात की कि पूरे जमहूरी निजाम में कोई सक्सेस स्टोरी एक आम आदमी के लिए नहीं नजर आई। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वेरी क्विक वापस आ रही हूँ, आप दोनों के साथ मजीद भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है, मेरे साथ मौजूद है मसूद रजा, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनकी तरफ जाऊंगी। मसूद, अच्छा हम बात कर रहे हैं पिछले साल की कैसा रहा और आइंदा वाला साल, ये तो हम कर ही रहे हैं कंपैरिजन। एक कंपैरिजन और मैं आपसे जानना चाहती हूँ,
माजी में अब तक पाकिस्तान के 78 साल तकरीबन वक्त हो गया पाकिस्तान को बने हुए, और कुछ अरसे में हम 100 साल अबूर करेंगे। सो फार जो है आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है, हमेशा से हुकूमतें रही हैं जब से मुल्क बनाए तब से अब तक, अगर उनका कंपैरिजन करें तो आपको सबसे बेहतर कौन सा जो है वो एरा लगा है या कौन सी हुकूमत लगी है? जी देखिए, ये बड़ा तजाद है हमारे सिस्टम का। हम बाय बुक तो कुछ और समझते हैं अपने सिस्टम को, लेकिन हकीकत कुछ और है। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है कि जो हकीकी सिस्टम है ना, इसको आप बाय बुक बना लीजिए। तो अगर बाय बुक बना लेंगे तो मुझे लगेगा कि हर दौर जो है वो अच्छा था, क्योंकि हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरह की जमहूरियत हमें हर मुल्क में देखने को मिले। हमारे इर्द गिर्द कहीं पर भी ऐसी जमहूरियत मौजूद नहीं है। इंडिया बड़ी जमहूरियत कहलाता है, वहां पर भी कोई मिसाली जमहूरियत नहीं है। अफगानिस्तान है, ईरान है, मिडिल ईस्ट है, चाइना है, आप ये रशिया की तरफ देख लें, कहीं आपको जमहूरियत उस तरह की नहीं मिलेगी जिस तरह की जमहूरियत की तवक्को हम करते हैं, लेकिन वो डिलीवर करते हैं। तो अगर डिलीवरेंस के हवाले से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मुशर्रफ का दौर जो था वो डिलीवरेंस के हवाले से अच्छा दौर था, जो हमारे होश में हमने अपनी आंखों से दौर देखा। और उसमें उसकी वजह भी है कि उस वक्त क्योंकि अफगानिस्तान की जंग हो रही थी, पाकिस्तान को की आइसोलेशन खत्म हो रही थी, दुनिया भर से पैसा आ रहा था, तो वो हमें लगता नजर आया। फिर एक मजबूत बल्दियाती निजाम था, उस बल्दियाती निजाम ने आवाम को ग्रास रूट लेवल तक डिलीवर किया। तो जमहूरी हवाले से तो मुझे जब से पाकिस्तान बनाए उस वक्त से आज तक ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमारे यहाँ कभी वो जमहूरी इक़दार या वो जमहूरी निज़ाम रहा ही नहीं जिसकी तवक्को हम करते हैं या जो हम समझते हैं, और ऐसा होता भी नहीं है। तो डिलीवरेंस के हवाले से मुझे लगता है कि मुशर्रफ का दौर सबसे बेहतर था। ठीक हो गया। मंसूर, आपकी तरफ आती हूँ। मंसूर, आप कैसे देखते हैं अब तक सोफार कौन सा एरा आपको लगता है, कौन सा जो है गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, 78 सालों में कौन सा आपको ऐसा लगता है कि जी बहुत बेहतर रहा है? और आप अगर कंपैरिजन करें सो फार अब तक का तो अच्छा, इसके अंदर तो देखिए, हमने जब कंपैरिजन करना है तो हमने एप्पल टू एप्पल करना है, एप्पल टू ऑरेंज का कंपैरिजन कभी होगा नहीं। हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, इसको मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को समझ आनी चाहिए इस गुफ्तगू की कि हम लोग आज ये बात क्यों कर रहे हैं। इशू ये है कि हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं। जमहूरियत हम किन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम जमहूरियत इन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो खुद आमरियत के पैरों के नीचे से होकर आए हैं, जो खुद आमरियत को कहते हैं कि आओ तुमसे अच्छी जमहूरियत कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम वर्दी के अंदर तुम लोगों को 10-10 साल पूरी जिंदगी इन्हीं पोजीशंस के ऊपर रखेंगे। ये हम उस जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तो अभी जो पहले बात हो रही थी, मैं 100% उससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान जैसी जमहूरियत पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। जमहूरियत के अंदर लोग डिलीवर करते हैं, हम वोट देते हैं, अवाम वोट देती है, लोग आते हैं, लोग अपनी पोजीशंस के अंदर, अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर, अपनी डिवीजन्स के अंदर डिलीवर करते हैं। उनका एक टाइम स्पैन गुजरता है, उसके बाद दोबारा वो प्रोसेस होता है, लोग उनको एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर देते हैं, और इस तरह जमहूरियत चलती है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। हम लोग कहते हैं, आमरियत को खुद कहते हैं कि हम काम नहीं कर रहे, तुम हमारा साथ दो और उसके बाद तुम चलते रहो। ये पाकिस्तान में होता है, ये पाकिस्तान के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। जितने भी ईरा, अभी जिस तरह हसन भी बात कर रहे थे, जितने भी ईराज हैं, हम आज एनालिसिस कर लें। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ साहब को तो अल्लाह जनसीब करे फौत हुए, अब कुछ अर्सा हो गया। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस पूरी सिचुएशन के अंदर से जरा आउट कर दें। उनकी जो कारकर्दगी है, जिस तरह हमने ऑपरेशन बनियालुल मरसूस किया, जिस तरह इस दुनिया के अंदर हम लोग गए। आपको पता है, कुछ दिन पहले चेयरमैन एप्टमा मेरे प्रोग्राम में थे और वो कह रहे थे, ये उनका जुमला, ये मेरा जुमला नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि हमने इस ऑपरेशन जो हमने जीता, जो जंग हमने जीती, उसके इवज हमने लोगों से इतना उधार मुल्क पाकिस्तान ने ले लिया कि हम सोच भी नहीं सकते। सो हम इस जमहूरियत की बात कर रहे हैं और हम इस जमहूरियत को डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये जमहूरियत है, ये ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, हाइब्रिड सिस्टम है। मैं कहता हूं, अगर ये हाइब्रिड सिस्टम है तो आप हाइब्रिड सिस्टम को परमानेंटली इंस्टॉल कर दें, क्योंकि आप लोगों से डिलीवर होना नहीं, और आप हम लोगों से झूठ बुलवाते हैं हर दफा कि जी जमहूरियत चल रही है इस मुल्क के अंदर। वो लोग जो बैठे हुए हैं वो डिलीवर कर रहे हैं साथ।
उनको डिलीवर करने थे। एक दफा किसी आरे लगनी चाहिए ये पूरी सिचुएशन। पाकिस्तान के साथ इस हद तक मौकरी 1947 से लेकर आज तक होती रही है। मेरे ख्याल में अब 2016 में हमें कुछ लाइन जरूर ड्रॉ कर लेनी चाहिए। वो रेड लाइंस की बात करते हैं ना हम लोग, एक लाइन जरूर ड्रॉ कर लें कि भाई आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आप लोग कुछ करना चाहते भी नहीं, तो जो कर रहे हैं उनको एक दफा कर लेने दें, ताकि हम लोग भी सुकून से काम करें और ये लोग भी इस सुकून से सियासत करें। सिर्फ झंडे वाली गाड़ियों, प्रोटोकॉल, इनके लिए अगर आपने वजीर बनना है तो वो तो फिर आप लगे रहें जिस तरह के काम है, लेकिन अगर आपने अवाम के लिए कुछ करना है तो वो कम्युनिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, वो इंडिविजुअल्स जो काम कर रहे हैं, जो करते रहे हैं हमेशा, उनको कहें कि प्लीज आप करें, हम आपके साथ बैठ के चल रही है। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। जी हेलो मसूद, अब हम देख रहे हैं कि ये जो दौर है इसमें हमें एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि जी जो मुज़ाकरात के हवाले से इन दिनों एक डेडलॉक होता है और उसके ऊपर बात भी होती है हमेशा, हुकूमत भी आगे पहल करने की कोशिश करती है, अपोजिशन भी चाहती है, कहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है जमहूरियत में ये मुज़ाकरात का दौर आपको? मुझसे पूछिए विदा। जी जी मसूद, आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा जी, मंसूर भाई ने जो बातें की ना बिल्कुल दुरुस्त बातें की, और शायद मैंने भी यही गुफ्तगू की थी कि जो निज़ाम है उसी को बायबुक कर लीजिए। क्या क्या जरूरत है कि हम इन चक्रों में पड़े रहें कि क्या निज़ाम और कैसा निज़ाम। सुकून से आप भी हुकूमत कीजिए, हमें भी काम करने दीजिए। आज हम मुज़ाकरात की बात करें, मैंने पहले ही सवाल के जवाब में आपसे कहा था, ये मुज़ाकरात की जो बातें ना ये समझ लीजिए कि ये एक आई वॉश है। हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। अगर हुकूमत संजीदा होती मुज़ाकरात में तो हुकूमत को पता है मुज़ाकरात कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, वो कर सकती है, लेकिन उन्होंने करना ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो तो बेचारी तितर बितर है, उसको तो संभालने की जरूरत है। उसको संभालने के बजाय आप और उसका सत्यानाश करते चले जाए, वो किसी काबिल नहीं होगी, वो बात करने के भी काबिल नहीं होगी आपसे। ना उनकी लीडरशिप मौजूद है, ना उनके अंदर नज़्म बचाए, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो हुकूमत अगर संजीदा है तो वो दिखा दे कि मुज़ाकरात करने बजाय इमरान खान से बात करे, या इमरान खान को रिलीफ दे कुछ, इमरान खान को इस काबिल तो करे कि वो मुज़ाकरात की प्रोसेस में कुछ अपना किरदार अदा कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात होंगे। ना पहले हुकूमत संजीदा थी, ना मुझे इस वक्त नजर आ रही है। ठीक हो गया, ना पहले संजीदा थी ना आज नजर आ रही है। आपकी तरफ आऊंगी मंसूर, आपको मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छा, मंसूर की मुझे आवाज़ नहीं आ रही, थोड़े से टेक्निकल ग्लिच आ रहा है उनके आवाज़ में। जाहिर आता है जब से एक तो हमारे पास फायरवॉल लगी है पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद से भी पाकिस्तान में बहुत इश्यूज़ हैं इंटरनेट के भी और जो है लैंडलाइंस के भी। मसूद आप ही की तरफ वापस आऊँगी। अच्छा मसूद, अब एक चीज़ और, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या देखते हैं कमिंग टू द कंक्लूजन, और आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या देखेंगे? और एक चीज़ इसमें और ऐड कर दीजिएगा कि खारजा महाज हमारा कैसा रहा, ख़ास तौर पे 5 गुना बड़ी हमसे मईशत और मुल्क, और उससे हमने जंग जीती अपने दुश्मन से, इंडिया से। आप कैसे देखते हैं फॉरेन जो स्ट्रेचर है उसको भी? देखिए, ये तो जो मार्का हक था उसके बाद पाकिस्तान ने जो अपने आप को मनवाया है, दुनिया ने उसको माना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और उसी को देखते हुए दुनिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल भी नहीं है, कि पाकिस्तान कोई इतना ऐसा मुल्क नहीं है कि आप उधर इन्वेस्टमेंट करें और कोई दूसरा मुल्क आकर इस मुल्क का सत्यानाश कर दे और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। ये सब कुछ मामला नहीं है। तो एक एतमाद बहाल हुआ है दुनिया में। लेकिन खारजा महाज से कामयाबी को अगर हम इस तनाजुर में देखें कि वो हमारी मईशत की बेहतरी में ट्रांसलेट होती हमें नजर आ रही है, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रही। क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान में FDI के जो मामला हैं वो तो बिल्कुल जमूहाली का शिकार है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो G2G हमारे जो मुआहदात हैं वो कुछ हैं, उनके ऐलानात हैं, लेकिन वो भी कंडीशनल हैं कि आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। हम वैसा कर नहीं पा रहे। सारे ममालिक हों या दिगर जो इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो हमसे कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम अपने मुल्क में नहीं कराएं, हम नहीं ला पा रहे ना वो। तो हम खारजा महाज पर उस वक्त अपने आप को कामयाब समझे जब उसका फायदा एक आम आदमी तक भी पहुंच रहा हो, कि हमारे यहाँ लोग बिजनेस करने आ रहे हों। तो वो चीज अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लास्ट कमेंट आपकी तरफ आऊंगी मंसूर, सेम क्वेश्चन। एक तो महाज आराई कैसे देखते हैं खारजा सतह पे, और दूसरा
कमिंग ईयर में आपको नजर क्या आ रहा है, क्या होगा, ऐसे ही सब कुछ रहेगा या कुछ हो सकती है तब्दीली? अच्छा, महाजराई अगर मैं बात करूं, जो इंटरनल चल रही है वो तो चलती रहेगी, बिकॉज इनकी जो लाइफलाइन है वो है ही महाजराई के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर। किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं है कि हम डिलीवर करें, और अगर आप डिलीवर कर रहे हैं उस डिलीवरी का क्या फायदा जब आपको उस तरह पब्लिक सपोर्ट ही नहीं आपके साथ। सो आपकी जो महाजराई है वो चलती रहेगी, बिकॉज इस महाजराई, ये चलेगी महाजराई तो ये हुकूमतें चलेंगी। अगर ये महाजराई नहीं होगी, अगर हम लोग बात करेंगे कि नई चीजों को सेटल करें, बैठें, बातचीत करें, तो बातचीत करने की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किसी के अंदर पेशेंस ही नहीं है कि वो बात करे, बात सुने, बात समझे। ये एक डायलेमा है इस वक्त का, इस वक्त की हुकूमत का, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहें कि 2026 में क्या होगा, 2026 में बहुत अच्छा पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, ये हम सबकी दुआ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमने एक सिस्टम जिसको हम लेकर चल रहे हैं, हमने इसको सक्सेसफुल करना है। इसको सक्सेसफुल करने का जो बेड़ा है वो आसिम मुनीर ने उठाया हुआ है। आसिम मुनीर साहब के अलावा बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एटलीस्ट उतनी कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि वो चीजों को आगे लेकर चल सके। इस बहाने ही इस बहाने के हम लोग मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं, और अगर आपने इस चीज को जस्टिफाई करना है कि हाँ हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो आपको 2026 में आपस में बैठना पड़ेगा, आपको चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको चीजें सेटल डाउन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप इस प्रोसेस के साथ मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। मुल्क के आगे जाने के लिए, इस 25-26 करोड़ को आगे फ्यूचर बेहतर दिखाने के लिए, अच्छा मुस्तकबिल दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो एक टेबल पर बैठे और कोई एसओपी जरूर अब डिफाइन कर ले कि हमने आगे कैसे चलना है। अगर हमने रोज अडियाला के बाहर क्या हो रहा है, पंजाब हुकूमत में क्या हो रहा है, केपी के अंदर क्या हो रहा है, एक जंग की सिचुएशन है, पाकिस्तान ऑलरेडी अगेंस्ट टेररिज्म, हमने उसको भी लड़ना है। उस सारे के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस 25 करोड़ अवाम के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी एक पेज के ऊपर आए। सारे स्टेक होल्डर्स बहुत ज़रूरी है कि एक पेज पर आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका भी। एजाज सैयद हमारे साथ थे, फरिया इदरीस, मसूद रजा, मंसूर आजम काजी, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अलग अलग बिल्कुल अलग अलग जो है वो एनालिसिस कर रहे थे चारों मौजूद मेहमान, सहाफ़त का बड़ा नाम जी। और आज हमने कोशिश की कि उन चारों से ये बात करें और उनसे पूछें कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं, उनका तज्जिया क्या है। और यकीनी तौर पे आपको भी समझ आ गया होगा कि सहाफ़ी भी जो है और तज्जियाकार जो है वो भी क्या सोच रहे हैं, वो भी क्या देख रहे हैं, और मुल्क की जो सिमत है वो किस जानिब जा रही है। दुआ गो है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतरीन हो और अच्छी चीज़ें हमें नजर आएं इस साल में। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से भी खुद दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।